वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग मौजू पर बात करेंगे विच इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टॉपिक, जिसमें अगर हम देखें, अब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जहाँ पर हम बहुत सी चीज़ों में दुनिया से बहुत पीछे हैं, जहाँ पर हमारे मुल्क में बहुत कुछ जो है वो दौरे जदीद के मुताबिक नहीं हो रहा, वहीं पर हम अगर तालीम की बात करें तो हम बहुत पीछे हैं तालीम में। और हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वही पुराना कंटेंट और वही पुरानी टेक्स्ट बुक्स हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरमीडिएट, या सिर्फ हम मैट्रिक की बात करें तो सिंपल मैट्रिक या जो सिंपल एफए करते हैं उनको वही कोर्स पढ़ाए जाते हैं जो हमारे से 10, 15, 20, 25 साल पहले जो लोग हैं उन्होंने पढ़े होंगे। थोड़ी बहुत अमेंडमेंट कर ली जाती है, चीज़ें वही रहती है। सो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी बच्चों की बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। आई स्टिल वुड वांट टू मेंशन इट कि जिस कॉलेज से मैं पढ़ी अभी उसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन आ रही है, चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है, लेकिन जो बच्चे वहाँ से फारिगुल तहसील थे और वो लाहौर का एक बड़ा अच्छा कॉलेज था, अब यूनिवर्सिटी बन चुका है, लेकिन वहाँ पर अप टू डेटेड कोर्स नहीं पढ़ाया जाता था, जिसकी वजह से जब बच्चे वहाँ से निकल कर प्रैक्टिकल मैदान में जॉब हंटिंग के लिए आते थे तो उनको कहा जाता था कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपने अगर क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स अगर पढ़ा है सो आपने तो वो लेटेस्ट स्केल्स पर तो पढ़ा ही नहीं, आपको तो 3D जो काम है या कोई डिज़ाइन है वो तो बनाना ही नहीं आता, आपने तो वही जो मास्टर और जो टेलर काम करते थे उस स्केल पर चीज़ें सीखी हैं। सो कहने का मकसद ये है कि हुनर एक तरफ और फिर आप डिग्रीज और उन चीज़ों को बहुत ही पीछे ले जाते हैं और वो चीज़ें आप अपडेट करते नहीं। यहाँ पर इलॉन मस्क का मैं जिक्र करना ज़रूरी समझती हूँ कि उनकी कंपनी में जितने भी लोग मुलाजमत कर रहे हैं ना, वो सिर्फ हुनर की बुनियाद पर कर रहे हैं, उनकी डिग्री डजेंट मैटर। और वो ये सिर्फ देखता है बंदा कि मेरे लिए कितना कारामद हो सकता है, मेरी कंपनी के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। यानी दुनिया के अमीर तरीन शख्स की कंपनी में आप मुलाजमत कर सकते हैं सिर्फ एक टैलेंट और हुनर की बेस पर। सो हम इतना पीछे क्यों हैं, हमने किस तरह से अपने स्किल्स को डेवलप करना है, पॉलिश करना है। अभी हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप सुपीरियर यूनिवर्सिटी मुनीब अहमद साहब मौजूद हैं, ऑल्सो ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट। मुनीब साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। आपकी तरफ भी अभी मज़ीद आऊँगी, लेकिन अगले गेस्ट का भी तारुफ करवाती चलूँ। जो हमारे साथ नेक्स्ट हमारे गेस्ट मौजूद हैं, डायरेक्टर प्रोग्राम यूनिप्लेस, माहिर तालीम भी हैं, हुमायूं ताहिर साहब हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। मुनीब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, हमारे यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात कर लें तो चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्स्ट या कंटेंट या कोर्सेज, लेकिन जब हम सरकारी इदारों की बात करते हैं तो चीज़ें हम बहुत मतलब लाइक जो सिंपल अगर आपने एफए करना और एक सरकारी कॉलेज से करना है तो बहुत पीछे की हम बात कर रहे हैं ना। सो हुनर कितना मैटर करता है, डिग्री कितनी मैटर करती है, और जिस सिनेरियो में भी हम बात करें वहाँ पर कोई भी इदारा कितना कसूरवार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका इंट्रोडक्शन बड़ा ज़बरदस्त था अबाउट द एजुकेशन एंड स्किल्स, और आपने जो एग्जांपल दी है एलन मस्क की वो भी बड़ी इंस्पायरेशनल है फॉर द यूथ। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ ना क्लियर कर दूँ बिफोर कमिंग टू माय पॉइंट, कि आजकल ना ये एक ट्रेंड चल चुका है कि हम तालीम नहीं स्किल्स पे काम करेंगे। अगर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए या उन लोगों को रियलाइज़ करवाने की कोशिश कीजिए कि कौन लोग वहाँ पे एलन मस्क की कंपनी में काम करते हैं जो टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको बेस चाहिए होती है। तो बेस आपकी आती है आपके एजुकेशन सिस्टम से। एजुकेशन सिस्टम आपको बेस प्रोवाइड करता है जिस बेस पे आप अपनी टेक्नोलॉजी, आप अपने स्किल्स को, आप अपनी पर्सनालिटी को शार्पन करते हैं और इंडस्ट्री के लिए आप एक सूदमंद शहरी साबित होते हैं। दूसरी बात आपने की कि आजकल किस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस मैं बहुत ज़्यादा बोर्ड्स में, इंटरव्यू बोर्ड्स में, प्राइवेट कंपनीज़ में, अब मैं ख़ुद भी एचआर का पार्ट रहा हूँ बड़ी देर तक सुपीरियर यूनिवर्सिटी में। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक स्टेप है टू एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है एजुकेशन। हम क्या करते हैं, मैं जो करता था, मैं सीवी उसकी एक साइड पे रखता था और मैं कैंडिडेट से पूछता था हु यू आर। यकीन जानिए 90% ऑफ द कैंडिडेट्स वर नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस कराने का मतलब ये नहीं है कि अपना नाम बता दें, अपने अब्बू का नाम बता दें, अपने घर का एड्रेस बता दें। आई नो आपकी सीवी पे ये सब कुछ मेंशन है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का मतलब है व्हाट यू नो,
आपको आता आपके क्या है, skills क्या हैं, क्या है, आपने बिल्कुल। अपनी स्टूडेंट लाइफ में किया क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन प्रोजेक्ट से सीखा क्या क्या है, वो बताते ही नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात आपको और बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बताता हूँ कि स्टूडेंट का ये क्लेम होता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको तो एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए। अरे स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो आपकी एजुकेशन लाइफ में, एजुकेशन साइकिल में जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, वो आपका एक्सपीरियंस होता है। उन प्रोजेक्ट्स में आप कंपनीज़ का विज़िट करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में आप कंपनीज़ के डायरेक्टर से मिलते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में आप कंपनी के पोर्टफोलियो को एनालिसिस करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में आप कंपनी की रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं और प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं इन फ्रंट ऑफ क्लास। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना होता है, यही एनालिसिस करना होता है, यही रिजल्ट्स करने होते हैं। सॉरी आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करिए, मैं अपनी ओपिनियन ऐड करना चाहूँगी कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं ना, तो वो आपके जिन एक्सपीरियंस की आप बात करें, ऑल्दो कि वो बहुत एक्सपीरियंस अपनी नौइयत का एक बड़ा एक्सपीरियंस है फॉर एनी स्टूडेंट, लेकिन कंपनी उसको एक्सपीरियंस नहीं मानती। वो कहती है कि कितने साल काम किया, कितने साल जॉब की, 2 साल की, 3 साल की। अभी आप उसको प्लेटफॉर्म देंगे तो वो करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आप ये भी इससे थिन लेयर। अब ऑर्गेनाइजेशंस चेंज हो चुकी हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस, आपने खुद ही कहा कि स्किल फोकस है। अच्छा, स्किल फोकस होने के लिए आपके पास एक कंपनी में बैठे इंटरव्यू में 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम इतना टाइम होता है। आप उस टाइम में कैसे अपना सारा एक्सपीरियंस बता सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को, और जितने भी एस्पायरिंग्स फॉर जॉब हैं उनको चाहिए कॉन्फिडेंट रहिए ड्यूरिंग दैट टाइम। अब कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है जब आपके इनर में कुछ होता है, जब आपके दिमाग में बोलने के लिए कंटेंट होता है, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप बाहर बैठे नर्वस हैं, अंदर जाके आपको वो आपका नाम भी पूछ ले तब भी आपको नहीं बताना आएगा। हम जब जॉब लेने जाते हैं, ये बहुत डायलमा है, प्लीज़ हमारी सोसाइटी का ये बड़ा शदीद डायलमा है। हम जॉब लेने जब जाते हैं ना, तो हम इस माइंडसेट से जाते हैं कि हम भीख मांगने जा रहे हैं। प्लीज़ क्लियर कीजिए कि हम भीख मांगने नहीं जा रहे। वो जो जॉब है नहीं मिलेगी तो क्या होगा? और बड़ी नौकरियां हैं। बिल्कुल, आप अपने आप को काम enrich करने तो वाला करें, होना अपने आप को स्ट्रेंथन तो करें। अरे एक जॉब नहीं मिली, घर आके यूथ पता नहीं क्या क्या करती है, डिसहार्ट हो जाती है, स्टेटस लगाना शुरू कर देती है, सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया करना शुरू कर देती है, ब्ला 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 कुछ भी कर रहे, लेकिन अपनी स्किल्स पे फोकस नहीं करते, अपनी नेटवर्किंग बिल्ड नहीं करते, लोगों से मिलते नहीं हैं, बुक्स नहीं पढ़ते, अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज़ नहीं देखते, वो न्यूज़ जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। स्किल्स आपने सीखी नहीं है, आपको सिर्फ एक नाम याद है। लेकिन देखिए, स्किल्स सिखाने में भी इदारे का बहुत किरदार होता है। मेरे ख्याल में ये हमें अभी चले हम स्टूडेंट के एंड से भी तो बात करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस या जो बड़े हैं या बीइंग पेरेंट्स, जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो किस तरह से निभानी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे साहब, मैं आपसे यही सवाल, आपकी इस पर ओपिनियन जानना चाहूँगी कि एक तरफ हुनर, एक तरफ आपकी डिग्री, कितना मैटर करते हैं और पाकिस्तान सबसे कितना पीछे है? देखिए, अभी जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ना तो स्किल्स है ना डिग्रीज है। ठीक है, हमारी यूथ जो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी हुई है मार्केट में, हमें उन्हें बाहर लेके आना है, जो मार्केट को पहुंच ही नहीं पाई और वो घरों में बैठी हुई है। अब वो स्किल्ड है या डिग्री होल्डर्स हैं, ये बाद में हम डिसाइड कर लेंगे इसके ऊपर। हमारा जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाता है 9th-10th क्लास से या FA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से शुरू हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट ओवर बर्डनाइज्ड है, बहुत ज़्यादा बर्डन है उसके ऊपर। उसने 16 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं 2 साल के अंदर। फिर हमारे पास कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो कि सस्ते में उनको 8 सब्जेक्ट करवा सके या कोई इस तरह के मामलात कर सके। तो स्टूडेंट की स्किल्स जो हैं वो उसी वक्त ही मारी जाती हैं जब उसको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स क्लास में पढ़ने पड़ते हैं और वो मैंडेटरी होते हैं पढ़ना, और उसके ऊपर उसको टाइम भी कंज्यूम करना है, फिर उसको पढ़ना भी है। बहुत एक लेंथी प्रोसीजर है 2-3 ईयर्स का। अब इसमें सॉल्यूशंस आते आते एक टाइम लगेगा, एक 10 ईयर्स का कोई प्लान आएगा, कोई 15 ईयर्स का आएगा, और तब जाके ये सॉल्यूशंस आएंगे। आई गिव यू सोल्यूशन फॉर दैट। हमने क्या किया कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जिसको यूनिप्लेस का नाम दिया। वो अमेरिकन एजुकेशन काउंसिल के अंडर काम कर रही है और हम अमेरिका से कोर्स को पाकिस्तान लेके आए, जस्ट टू रिमूव सम बर्डन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अब इसमें जो खुशखबरी है वो उन तमाम फेलियर्स के लिए है जो कि टेक्निकली तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो टेक्निकली स्किलफुल हैं, सब कुछ है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए उनके पास पास नहीं है, कि उनके पास FA की डिग्री नहीं है या वो यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं हो सकती। देखिए, यूनिवर्सिटी को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते किसी सूरत में भी,
चाहे वो एकेडमिक डिग्री हो चाहे वो स्किल बेस्ड डिग्री है, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। वी नीड टू टेक अवर यूथ इनटू द यूनिवर्सिटी। जस्ट टू गिव यू द फिगर्स, बांग्लादेश हमसे ज़्यादा ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहा है। स्किलफुल भी ज़्यादा होंगे वो लोग, ग्रेजुएट्स भी ज़्यादा हैं। पॉपुलेशन वाइज वो हमसे कम है, बाद में आज़ाद हुआ है, हमसे ही आज़ाद होके गया, लेकिन वो कम ज़्यादा ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमने क्या किया कि हमने 4 कोर्सेज़ के ऊपर एक USA से कोर्स को पाकिस्तान इंपोर्ट किया, जिसको हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव करवाया। तो नाउ जितने लोग भी घरों में इस वक्त बैठे हुए हैं, वो इस वजह से बैठे हैं कि दे आर स्किलफुल, उनके पास कुछ स्किल्स हैं, लेकिन उनके पास वो पास नहीं है कि वो डिग्री या किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री में जाके वो ले सके। तो उनको सिर्फ 4 पेपर एग्जामिनेशन देने हैं और वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देने हैं, और उन्होंने अपनी जो थिंकिंग है, माइंड गेम है, उसके साथ उसको पास करना है। फिर जब वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो फिर उनको PhD डॉक्टर्स आएंगे, सर की तरह के टीचर्स आएंगे, फिर उनको ग्रूम किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत मेजर पोर्शन है, फिगर्स में आता है कि 1 करोड़ और 9 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज अराउंड 18 to 26 है, जो घरों में बैठे हुए हैं। अगर हम उन बच्चों को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाते हैं, और अच्छा वो घरों में बैठे भी हुए हैं और ब्लेम भी उन्हीं के सर पे जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगी, फिर मुझे ब्रेक ऐड करनी है। ब्रेक के बाद हम अपनी कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि मेरे ख्याल में जिसने कुछ करना होता है ना, उसके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। एक जगह से आप मार खा गए, दूसरी जगह से खा गए, आप अगर स्ट्रगलर हैं ना और आप में कुछ करने की विल है, तो फिर ये सारे एक्सक्यूजेस रह जाते हैं। सो जो घर बिल्कुल हम ज़रा ब्रेक के बाद बात करेंगे। अभी हमारे साथ दोनों गेस्ट यहाँ पर ही मौजूद हैं, यहीं से ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे, और हम बात कर रहे थे कि एक तरफ जनाब डिग्रीज़ हैं, एक तरफ हुनर है, सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। लेकिन अभी तक जितनी भी डिस्कशन हुई है और ब्रेक में भी जो हम डिस्कशन कर रहे थे, एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि दोनों चीज़ें पैरेलल ज़रूरी हैं। ये नहीं कि आप किसी एक चीज़ की इंपॉर्टेंस को कम नहीं कर सकते, और स्पेशली एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसमें तालीमी इदारे क्या किरदार अदा कर सकते हैं। अगर हमने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देना हो, एक प्लान देना हो जिसके ज़रिए हम चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, सो वो प्लान ऐसा क्या हो सकता है। हमारे साथ हुमायूं ताहिर साहब भी मौजूद हैं, मुनीब अहमद साहब भी मौजूद हैं। मुनीब साहब, आपसे क्विकली जानना चाहूँगी, अभी हम सोल्यूशन पर बात करें, सो व्हाट कुड बी द सोल्यूशन के जिसमें स्टूडेंट जो है वो क्रिएटिविटी पर भी फोकस करे, उस स्किल्स पे भी फोकस करे, बट उसका फोकस डिग्री और डिग्री से बढ़कर एजुकेशन, तालीम हासिल करना, इस पर हो। अच्छा, हमें अपना एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा चेंज करना होगा, जैसे हम लोगों ने किया है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ले गया। उसका एक बहुत खूबसूरत फ्रेमवर्क हमने डेवलप किया, दैट इज़ रिसर्च बेस्ड 3U1M। 3 साल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ेगा और 1 साल वो पूरा का पूरा इंडस्ट्री में सर्व करेगा। अच्छा, अब वो जो 3 साल एजुकेशन है ना, वो भी एक्सपीरियंस बेस्ड है। उनके अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स का ये था कि सेल्फ़ इस्टीम लो होती है, जो सेकंड ईयर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। उनकी सेल्फ़ इस्टीम को हाई करने के लिए उनको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको उनके विजन्स अलाइन करते हैं, उनका फ्यूचर दिखाते हैं, और उनको रियलाइज़ कराते हैं कि आप जो सोसाइटीज़ में चेंज लेके आ सकते हैं। फिर हमारा सेकंड ईयर जो होता है उसमें वो प्रोजेक्ट करता है मैनेजमेंट का, कोई इवेंट मैनेज करता है, कोई बड़ी एक्टिविटी करता है, और दैट इज़ एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट में वो पढ़ता है कि प्लानिंग कैसे होती है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होती है। हम कहते हैं पढ़ लिया, अब इसको करके दिखाओ, तो वो इवेंट मैनेज करता है। फिर उसके बाद हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होता है। यस, कि 3 साल आपने पढ़ाई की और 1 साल मार्केट में, और वो भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। 4 साल करिकुलम में आती हैं ये चीजें। इट इज एम्बेडेड एंड इट इज अप्रूव्ड फ्रॉम द बोर्ड। और हमने HEC को ये फ्रेमवर्क रिकमेंड भी किया है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट करें। तीसरे साल वो क्या करता है, तीसरे साल वो एंटरप्रेन्योरशिप करता है। वो सोचता है कि क्या इंटरवेंशन मैं सोसाइटी में लेके आ सकता हूँ, कौन सा बिजनेस मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। उसको इनोवेशन की, रिसर्च की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, उसका आउटकम क्या होता है? हम सी पाकिस्तान करते हैं। सी पाकिस्तान हमारा एक बहुत फ्लैगशिप इवेंट है जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से जो है वो स्टार्टअप्स को इन्वाइट करते हैं और वहाँ पर शोकेस करते हैं और लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान वो नहीं है जो सड़कों पर आपको जो लोगों की इज्जतें बर्बाद करता नज़र आता है। पाकिस्तान ये है, वो इनोवेटिव और क्रिएटिव यूथ है जो आपको यहाँ पे नज़र आती है। इतने सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, दराज पे, पता नहीं किस किस प्लेटफॉर्म्स पे वो कर रहे होते हैं।
तो तीसरे साल वो एग्जिबिट करता है एक्सपो सेंटर में। चौथे साल हम उसको 3 जो है वो करियर चॉइसेस देते हैं। पहला कि वो अपना स्टार्टअप कर ले, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है। दूसरा, वो अपने अम्मा अब्बा के, अपने फैमिली के बिजनेसेस को आगे बढ़ाए। पढ़ लिया ना भाई, आपके अब्बा अगर लाख रुपया कमा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई से वो 4 लाख कमाने चाहिए, आप उनको सपोर्ट करें। हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है, हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं एज ए स्केल अप। तीसरा कि वो डिज़ाइन चैलेंज ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें किसी कंपनी की, और उस कंपनी का असासा बन जाएं, उससे भीख ना मांगे। उसकी प्रॉब्लम, उसका कोई टर्नओवर है, उसको प्लान दें कि कैसे आपका टर्नओवर कम हो सकता है। उसके कोई फाइनेंशियल लीकेजेस हैं, उसको प्लान दें कि आपके फाइनेंशियल लीकेजेस ऐसे कम हो सकते हैं। कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब नहीं देगी। आपने ये फ्रेमवर्क अच्छा दिया, मेरे ख्याल में इस पे इम्प्लीमेंट, मेरे ख्याल में यकीनन इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैं इसके एक मिनट में मैं इसके रिजल्ट्स बता दूं। पिछले 2 साल से इसके रिजल्ट 88 जो है वो हमारे बिजनेसेस, हमारे स्टूडेंट ने क्रिएट किए हैं। 900 जो है वो 900 मिलियन का उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। तकरीबन 700 मिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि डिज़ाइन थिंकिंग जो टीसी स्ट्रीम है उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है दैट इज़ 100% फॉर सम डिपार्टमेंट, एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो इट्स 86% एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ सुपीरियर यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ठीक हो गया। मायूस साहब, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा स्टेप जो है वो एक स्टेप पहले है यूनिवर्सिटी से। हमें ये करना है कि जो यूथ हमारी इस वक्त पैरालाइज्ड होकर घरों में बैठ गई है उसको बाहर लेके आना है, ठीक है, ताकि फिर वो यूनिवर्सिटी में जाए और जो प्लान इन्होंने दिया उसके ऊपर काम कर सके। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं पाएंगे, अब सुपीरियर यूनिवर्सिटी को भी अगर देखेंगे तो उसकी प्रायर एक चीज़ है कि आपके पास FA, FSc या A लेवल्स की डिग्री होनी चाहिए तब आपको सुपीरियर एंटर करेगा। तो हम लोग काम कर रहे हैं थ्रू द जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट विच इज़ एन अमेरिकन कोर्स, जो कि बच्चे को सिर्फ 4 एग्जामिनेशन पास करने हैं और वो यूनिवर्सिटी के लिए जा सकता है। अब प्रॉब्लम यही था कि वो अगर आपने मैट्रिक या FA नहीं भी किया हुआ है, मैट्रिक FA नहीं किया हुआ, FA नहीं किया और आपने फेल कर लिया हुआ है, तो 4 सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है, विच इज़ थिंकिंग बेस्ड। बेसिकली आपके माइंड स्किल्स को चेक करते हैं वो। ये 3 से 4 महीने का प्रोसेस होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो 1 मंथ में भी कर जाते हैं, कुछ है वो 3 से 4 महीने में, मैक्सिमम 3 और करके आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। अब जब हम यूथ को लेके जाएंगे, बोर्ड से अप्रूव्ड है ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं? IBCC से अप्रूव्ड है, विच इज़ इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन। इस्लामाबाद में भी ऑफिस है, लाहौर में भी है। ये 5 साल से अप्रूव्ड है और हम इसको IBCC से करवा चुके हुए हैं। सेकेंडली, हमने अराउंड 1300 स्टूडेंट्स को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अकोमोडेट करवाया थ्रू द FA इक्वलेंसी, जो कि GED के थ्रू मिलती है। 800 मार्क्स का ये टोटल बनता है कोर्स, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 200 मार्क्स ईच का। अब इसमें फेलियर के जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो नियरली 0 हैं, क्योंकि पाकिस्तानी नॉर्मली टैलेंटेड लोग हैं। ठीक है। अब इनके टैलेंट को एक्सप्लॉइट करना होता है 2 से 3 मंथ्स के अंदर। वो जो बच्चे को ब्लेम किया जाता है ना कि तुम नालायक हो इसलिए तुम फेल हो गए, तुम नालायक हो, वो बच्चे की दूसरी एबिलिटीज़ है। सब्जेक्ट 4 हैं तो वो किसी और टेक्निकल काम में अपने आप को बिजी कर लेगा और वो यूनिवर्सिटी में जाके भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो थ्रू यूनिप्लेस वी आर प्रोवाइडिंग जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट विच इज़ अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। देन वी कैन हेल्प प्रोफेसर्स लाइक हिम विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम 100 स्टूडेंट भेजेंगे तो 10 से बेहतर हैं, 100 में ज़्यादा टैलेंट निकलेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। एंड पर मैं यही दोनों की इंपॉर्टेंस पर सिर्फ 10 सेकेंड्स का आपका कमेंट के स्किल्स प्लस एजुकेशन कितनी ज़रूरी है पैरेलल। It's very important and it must be indulged into the education system rather कि हम एक के ऊपर फोकस कर लें। पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ एजुकेशन पे फोकस था, हमें स्किल्स पे भी फोकस करना चाहिए और बच्चे के ऊपर से एजुकेशन का थोड़ा सा बर्डन हटाना चाहिए। रेलेवेंट सब्जेक्ट्स देने चाहिए जो पढ़ना ज़रूरी है। सोशल साइंसेस पढ़नी चाहिए आपको, हल्का फुल्का मैथमेटिक्स आना चाहिए, हल्की फुल्की आपको जनरल साइंसेज आनी चाहिए, इंग्लिश पढ़नी लिखनी आनी चाहिए, एंड देन गो इनटू द प्रैक्टिकल। और जो भी आपकी कुछ स्पेशलाइजेशन भी है वो अगर आपने करनी है तो वो उसको कर सकते हैं, लेकिन 4 सब्जेक्ट आपके ज़रूरी हैं, वो आपको करने चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। योर टेक 10 सेकेंड्स। उस पर मैं ये कहूँगा कि टेक्निकल स्किल तो बड़ी ज़रूरी है, एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक इंसान में ज़रूरी है ना, वो होना है सबसे बेस्ट टीम प्लेयर होना चाहिए, सबसे बेस्ट आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, आप में लीडरशिप एबिलिटीज़ होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल आती है, आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, साथ वाले के साथ अगर आप काम नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशंस आपको पसंद नहीं करेंगी। आपके पास जितना मर्ज़ी खूबसूरत नॉलेज है, जितनी मर्ज़ी बड़ी डिग्री है, अगर आपको बोलना नहीं आता ना, आपको लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना आता, आप में लीडरशिप एबिलिटी नहीं है, लोग टीम को लेके चलना नहीं आता, ऑर्गेनाइजेशन आपको कभी भी लाइक नहीं करेगी। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे तो आप उनका वेस्ट रिसोर्स हैं, आप अपनी ज़ात को भी तबाह करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो आपने चीज़ें कही है ना, मेरे ख्याल में ये हर इंस्टीट्यूट को इन पर फोकस करना चाहिए और समहाउ कोई ना कोई चीज़ इस हवाले से करिकुलम का हिस्सा बना दें, ताकि आप शुरू से ही स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ें जो है वो इनकलकेट करें। और वंस आप इसको इनकलकेट करना शुरू कर जाएंगे, ऑब्वियसली
हर छोटी सी चीज़ का भी एक इम्पैक्ट होता है, सो उनको पता लग जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई बड़ी चीज़ जो है और बेहतर चीज़ें वो हम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मुनीब, एंड थैंक यू सो मच हमायूं साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स के साथ अभी हम ज़रा शो में आगे बढ़ेंगे, खेल और खिलाड़ी की बात करेंगे और हम सिर्फ PSL की अभी बात करेंगे। सो कल था जनाब मैच लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। प्रिडिक्शन ये आई थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो उसको जीतना चाहिए, जीतेगा, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 110 रन से शिकस्त दे दी। सो वन एंड ओनली इरफान ज़हीर इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। इरफान, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। इरफान, आपकी प्रिडिक्शन क्या थी? ऑनेस्टली बताना है, झूठ नहीं बोलना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें ऑन पेपर जिस तरह मैंने कल डिफरेंट शोज में भी यही कहा कि लाहौर के अंदर जैसी साइड बनती चली जा रही है जो कि अनबीटेबल है। उसकी दो तीन रीजन थी। बॉलिंग लाइन तो इनकी सबसे अच्छी थी, बैटिंग इनका वीकर लिंक था, बट जब से सैम बिलिंग और अब्दुल्ला शफीक इनके लास्ट 2 गेम्स के अंदर टीम का पार्ट बने हैं, उससे इनकी बैटिंग भी उसी तरह स्ट्रेंथन हो चुकी है और एक ऐसी साइड बनती चली जा रही है जिसका मोमेंटम और जिसकी कम्बिनेशन सबसे अच्छा है। वही टीम सक्सेसफुल होती है फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर जो जल्दी जेल इन होती है। और हमने लाहौर के अंदर का देखा और मुल्तान सुल्तान भी संभव यही कह सकते हो आप। इनके कम्बिनेशन ऐसे ही है जिस पर इन्होंने लास्ट PSL में छोड़ा था। दोनों लास्ट टाइम के PSL की फाइनल्स थी और अभी हम ये देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर की जब से बैटिंग का जिस तरह मैंने कहा कि स्ट्रेंथन हो गई है, उसके बाद ये एक अनबीटेबल साइड बनती चली जा रही है। बॉलिंग तो वंडर्स कर ही रही थी बड़े टाइम से। हम देख रहे हैं कि शाहीन हो गया, हारिस हो गया, जमान हो गया, राशिद का खास तौर पर इंक्लूजन, विजय चिपन कर रहे हैं। बट बैटिंग के अंदर भी जिस तरह की खूबसूरत फॉर्म अब्दुल्ला शफीक और ओपनर फखर जमान खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की हिटिंग की दोनों ने दोनों मैचेस के अंदर। और यही रीजन बनी कि वो उन्होंने इतना बड़ा टोटल 200 का लगा दिया कि जो फिर समहाउ चेज करना बहुत मुश्किल था उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। तो ये मेरा ख्याल है कि अब जो आगे मैचेस बढ़ते चले जाएंगे, जो टीम्स कम्बिनेशन अच्छा डेवलप करेगी, जिनकी प्लेइंग 11 डिफाइन होगी, वो ही ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड डाल दो। अच्छा इरफान, आप कॉम्बिनेशन पर ज्यादा इस वक्त फोकस कर रहे हैं। मैं एक और बात यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कल के मैच को देखकर स्ट्रैटेजी किस कैप्टन की ज्यादा फ्रूटफुल रही, बेनिफिशियल रही, लाहौर कलंदर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड? अरे ऑब्वियसली लाहौर के अंदर की आप कहेंगे क्योंकि जीते हैं और बड़े मार्जिन से जीते हैं। T20 में 110 रन से जीतना बहुत बड़ा मार्जिन होता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से एक ही चीज मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है उनकी, जब मैं उनकी प्लेइंग 11 देखता हूँ कि सारे के सारे हिटर हैं और उन्होंने शायद अपनी पिक भी इसी तरह बनाई है। अब इसमें होता क्या है कि जब आपकी टीम के सारे प्लेयर हिटर होते हैं तो अगर वो चल जाए तो बहुत बड़ा पार जितना टोटल बना देते हैं। बट अगर किसी दफा होता है आप काम कर, वो बात होगी ना, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। सही है, कोई ऐसा जरूर चाहिए होता है स्टेबिलिटी वाला जो एंकर करे इनिंग्स को, वो लेके चले। फिर जिसे कहा जाता है क्रिकेट के अंदर कंट्रोल्ड एग्रेशन भी चाहिए होता है। तो वो मेरा ख्याल है एक प्लेयर ऐसा मिसिंग है उनकी टीम के अंदर। अगर कहीं तीसरे या चौथे नंबर पे वो आगे सेटल डाउन हो जाए, समहाउ शादाब वो रोल खुद प्ले भी करते थे, बट जब से ये PSL में आए हैं उनकी बैटिंग फॉर्म अच्छी नहीं है, हर मैच में वो जल्दी आउट हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो एक बैटर का पार्ट मिसिंग है। बाकी उन्होंने जो पिक अपनी की उसी अपने कम्बिनेशन को माइंड में रखते हुए सब कुछ किया और उसी के साथ वो स्टिक करेंगे। वो हार या जीत वो ज़्यादा मैटर नहीं उनके लिए करती, वो अपना प्लान के साथ क्लैरिटी के साथ आते हैं। बट मेरी अपनी एज एनालिस्ट जो अप्रोच है वो यही है कि एक अगर ऐसा बैट्समैन इनकी 11 में होता तो मेरा ख्याल है कि इनकी सिनेरियो एंटायरली डिफरेंट होता है इस टीम का। बिल्कुल ठीक हो गया। इरफान, एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि अभी की तमाम मैचेस को देखते हुए और मुल्तान सुल्तान्स की भी थ्रू आउट अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस रही है, आपको क्या लगता है इस साल जो PSL का फातेह, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रेडिक्शन इस हवाले से कर दें अभी तक के मैचेस को देखते हुए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और मुस्तकबिल के मैचेस के बारे में? इतना जल्दी प्रेडिक्शन करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह की लास्ट टाइम की दोनों फाइनलिस्ट टीमें थी, लाहौर के अंदर की बात करें या मुल्तान सुल्तान, तो अभी भी जो सबसे दो अच्छी साइड क्रिकेट खेल रही हैं वो यही दो साइड है। लो के हम देख के कराची किंग्स सिर्फ 2 मैच जीता, बट अगर आप देखें उन्होंने जो मैचेस हारे वो सब 2 रन, 5 रन, 4 रन, बहुत कम मार्जिन से हारे। तो क्रिकेट उन्होंने भी बुरी नहीं खेली। इसी तरह इस्लामाबाद भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, बट इनका थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है क्राइटेरिया खेलने का भी, अप्रोच का भी, मुल्तान का भी और लाहौर का भी।
अगर अभी तक के जो हम पेपर बात करें तो यही दो साइड आपको नजर आ रही है दोबारा फाइनल खेलते हुए। बट T20 जी, और T20 बड़ा छोटा फॉर्मेट है, इसमें कोई पता नहीं गिवन डे कोई एक अच्छी इनिंग, कोई एक अच्छा स्पेल आपकी गेम को अवे ले जाता है। तो वो सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें अभी मैचेस हैं हर टीम It's के too early to predict anything. Thank you so much इरफान, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।